साथियों नमस्कार। साथियों आज भैया के चैनल पर हम होस्टिंग कर रहे हैं। कारण ये है कि आज एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन हो रहा था जो इस समय नेशनल टॉपिक भी है, सनातन के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। हम लोग पर्दे के पीछे डिस्कशन कर रहे थे, तो मैंने कहा क्यों ना पर्दे के सामने जा कर के अपने लोगों के साथ डिस्कशन किया जाए, विद प्रूफ डिस्कशन किया जाए। तो डिस्कशन का जो शीर्षक था वो भैया खुद बताएंगे क्या था। तो डिस्कशन का जो शीर्षक है वो ये है कि क्या मोदी जी हिंदुत्व से दूर जा रहे हैं? क्या आरएसएस मोदी जी को छोड़कर योगी जी का हाथ थाम रही है? इस तरह से बातचीत चल रही थी। इनको लग रहा था कि मोदी जी हिंदुत्व से दूर जा रहे हैं, वो सबका साथ सबका विकास में मान रहे हैं। क्योंकि आप सबके लिए बहुत सोचते हैं, विशेष तौर से हिंदुत्व के लिए सोचते हैं, सनातन के लिए सोचते हैं, तो भावुक होना एक आम बात है, ऑब्वियस है। तो ऐसी स्थिति में अच्छा, आपको क्यों लग रहा था कि मोदी जी हिंदुत्व से दूर जा रहे हैं? मोदी जी जिस तरीके की आगे जो जो काम चल रहे हैं, जिस तरीके से अगर पीछे भी देखेंगे तो 11 साल में मोदी जी ने हिंदुत्व के लिए ज़्यादा कुछ खास किया नहीं है, एक राम मंदिर को छोड़ के। वो भी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया। अभी भी जिस तरीके से काम चल रहे हैं, जिस तरीके की उनकी डिसीजंस आ रहे हैं कि वो इसराइल की तरफ, इसराइल के अगेंस्ट जाके खड़े हो गए। फिर इमैनुअल मैक्रोन आया, उसके साथ कितने सारे लेफ्टिस्ट आर्टिस्ट को मिलवा रहे हैं, जिसमें ऋषा चड्ढा हो गई, ये हो गए, बहुत सारे ऐसे लोगों को उनसे मिलवा रहे हैं। तो ये कुछ हमें उससे, जिस आइडियोलॉजी की तरफ हम झुके थे या हमारा झुकाव हुआ था मोदी जी को देखकर, उस तरफ हमारे लिए तो कुछ होता दिख नहीं रहा है। मतलब मुझे नहीं दिख रहा है कि हमारे लिए कुछ हो रहा है। यूजीसी देख लो या बहुत सारे ऐसे अभी इस समय ही रिसेंट नेशनल टॉपिक्स हैं जिनको अगर हम देखेंगे तो उसमें यही दिख रहा है कि हमारे लिए या हमारी तरफ कोई भी झुकाव उनका हमें अलग से कुछ होता दिख नहीं रहा है। हाँ, सुनते रोज हैं कि मोदी जी हैं, मोदी जी बोलते हैं, मोदी जी करते हैं, मोदी जी तो है ही हैं। हिंदुत्व की बात आएगी तो मंदिर में मोदी जी चल रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है सुनने में और देखने में भी। और हमें प्राउड फील होता है देख करके, वाह कितना अच्छा भव्य दृश्य होता है वो। लेकिन जब हम धरातल पे जाके देखते हैं कि कुछ हो रहा है क्या हमारे लिए, तो वहां तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है। ये मैं अभी तक ऐसा सोच रहा हूँ। आगे आप दृष्टि डाल के हम बता सकते हैं नहीं तो कि आपको क्या लगता है कि जैसे मोदी जी 2014 में आए थे तो उन्हें ऐसा क्या कर देना चाहिए था कि आप सेटिस्फाई हो जाते एक हिंदू के दृष्टिकोण से? मैं कुछ अलग नहीं चाह रहा था उनसे। मैं चाह रहा था कि वो कुछ वही करें जो हमारे लिए अच्छा है, देश के लिए अच्छा है, देश हित में है। लेकिन सबको मिलाकर चलने की जब वो बात करने लगे और वो ये कहने लगे कि साहब नहीं, यूजीसी हमें लाना चाहिए, उससे इस वर्ग का फायदा हो जाएगा, इस वर्ग को इस तरीके से पकड़ के रखना चाहिए, इनको उठा के हमें साथ लेके चलना चाहिए, उसके लिए यूजीसी की जरूरत नहीं थी। वो तो वैसे भी हम एकता बढ़ाएंगे तो होगा। वो जब गाजा की हम बात करते हैं और हम रोज सुनते हैं कि वहां पर इतने टेररिस्ट हैं, ये हैं, वो हैं, उन्होंने अलग अलग तरीके से अलग अलग देशों में लोगों पर प्रहार किए, इसराइल के साथ कितना खराब किया, वो हम सब ने सुना। जब इसराइल को जरूरत है आपकी तो आप उन 100 देशों के साथ जाके खड़े हो गए जो पहले से ही मतलब उस आप बारे इस में हेडिंग बात की कर बात रहे कर हैं। रहे हैं जो मैंने आपके लिए लगाई थी, चूंकि आपने इसका डिस्कशन किया था हाँ, कि भारत उन 100 देशों के साथ खड़ा हो गया है जाकर के जो इसराइल का कंडेम कर रहे हैं, यानी कि इसराइल के विरोध में खड़े हुए हैं कि इसराइल ने फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक पर थोड़ा बहुत कब्जा कर लिया है। कर लिया। तो आपका कहना यह है कि भारत को इसराइल के खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए था। अब और आरएसएस से आपको क्या इस समय लग रहा है? आरएसएस की तो हिंदुत्व की जो बातचीत थी वो मुझे कहीं बिल्कुल ही धूमिल होती दिख रही है। वो पहले भी नहीं कहते थे कि हम सिर्फ हिंदुत्व के लिए हैं, वो पहले भी कहते थे कि हम राष्ट्रहित के लिए हैं। वो सब बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं एक हिंदू के या एक सनातन धर्म के जो आदमी फॉलो करता है उसको ऐसा लगता है कि अगर मेरे लिए पहला अप्रोच पॉइंट होगा तो वो क्या होगा, आरएसएस होगा। अगर मेरे ऊपर विपत्ति आएगी तो मैं किसको अप्रोच करूंगा, किसी एक अपने आदमी को अप्रोच करूंगा। वो अपना आदमी कौन दिखेगा, जो मेरे घर के बाहर जिस शाखा में रोज सुबह आता है, वो मुझे अपना आदमी दिखेगा कि वो मेरे लिए कुछ आके मेरी मदद करेगा। लेकिन जिस तरीके के मोहन भागवत जी के बयान आ रहे हैं, या मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत हैं या सही है, वो एक अलग विषय है चर्चा का। लेकिन जिस तरीके के जो बयान आ रहे हैं कि क्या हिंदुत्व हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ना है। हम हिंदुत्व की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम थोड़ी ना लेके बैठे, ठेकेदार थोड़ी ना है। अब करेक्ट एग्जैक्ट सेंटेंस क्या था वो लोग भी जानते हैं और हम देख सकते हैं, लेकिन मतलब उसका लगभग यही था।
तो अगर इस तरीके की बात होगी, मोहन भागवत जी के प्रोग्रामों में सलमान खान आके बैठे हुए हैं, जिस तरीके के लोगों से वो मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वो कहीं मुझे इस तरीके से हमें नहीं दिख रहा कि वो हमारे लिए कुछ अलग से कोई एक वो बात कर रहे हैं जो हमें, चलो कुछ नहीं भी कर रहे, वो एक अलग टॉपिक है, कम से कम बात तो अच्छी हमारे हित की कर लो, कि हमें ऐसा लगे कि अच्छा सा तो चलो लगे। कोई खड़ा तो है, भले ही जब वहां पे हम पिट रहे हो या हमारी कोई बातचीत खराब हो रही हो तो कोई हमारे लिए भले ही ना आए, वो एक अलग पॉइंट है, लेकिन कोई दिखे तो कि हाँ ये बात आदमी हमारे हित की कर रहा है। जब मोहन भागवत जी जब बोलते हैं कि योगी मोदी के आने से अच्छे दिन नहीं आए, हमारे आने से अच्छे दिन आए थे इसलिए मोदी आ गए, उनका कहना यह था कि हाँ अगर बीजेपी को लगता है हाँ, कि उसके आने से आरएसएस के अच्छे दिन आ गए, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं जबकि उल्टा है कि आरएसएस के होने से। तो जब ऐसा है तो इनकी हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है, और वो शुरू भी कहाँ से हुई कि हेगड़ेवार जी ने शुरू क्या किया कि साहब हमें डर लगता था, हमारे लोगों को डर लगता था, 100 साल पूरे हुए हैं इस बार उनके, तो शुरुआत तो यही थी ना कि हम लोगों को डर लगता था, तो हम एकत्रित हुए, इकट्ठे हुए, फिर हम बाहर की फोर्सेस के साथ लड़े, और फिर हमने एक वो खड़ा किया कि साहब हम आरएसएस हैं। इतनी विशाल संगठन खड़ा करना कोई हल्की बात नहीं है कि आपने वर्ल्ड में, शायद मुझे लगता है कोई ऐसा संगठन होगा जो इतना बड़ा होगा, सबसे बड़ा एनजीओ, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एनजीओ जो इतना फैला हुआ होगा। बहुत अच्छे अच्छे काम है इनके, उधर आप चले जाइए, इस साइड में नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, इस साइड में चले जाइए, और आप आदिवासी इलाकों में चले जाइए, वहां पे बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। हिंदुत्व के लिए क्या हो रहा है, मैं वो जानना चाहता हूं। आप कर रहे होगे, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, या मैं ये नहीं कह रहा नहीं कर रहे, आप कर रहे होगे, मैं लेकिन वो सुनना चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ कि मैं क्या उस लाइन में आपकी प्रायोरिटी में कहीं खड़ा हूँ, क्या मोदी जी की प्रायोरिटी में मैं कहीं खड़ा हुआ हूँ, ऊपर नीचे कहाँ खड़ा हूँ, मुझे पता तो चले। क्या फिर वही कहानी आ जाती है, क्या फिर योगी जी की लाइन में मैं प्रायोरिटी में खड़ा हूँ, किसकी लाइन में हूँ प्रायोरिटी में, मैं वो समझना चाहता हूँ। आप थोड़ा सा इस पर मुझे ज्ञानवर्धन कीजिए। तो दोस्तों, ये जो डाउट्स हैं इनके, ये डाउट्स कई लोगों के हैं, इसलिए हमने इसे एक सेशन के रूप में डिस्कस करना ज़रूरी समझा, और इसी पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि हम में से कई लोगों को लगता है कि 11 साल हो गए, मोदी जी ने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो हिंदुओं को लगे कि भाई हमने अपने लिए सरकार चुनी थी और आज ये सरकार ने हमको यहाँ से यहाँ लाके खड़ा कर दिया, है ना। शायद कुछ लोगों को आरएसएस से दिक्कत हो, कई लोगों को योगी जी में उम्मीद नजर आ रही है। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल सही है। कई लोगों को लगता है कि मोदी जी राष्ट्रहित में काम तो कर रहे हैं लेकिन बहुत सॉफ्ट हो गए हैं, जो मोदी जी का चेहरा शायद गुजरात में था वो यहाँ नहीं है, जो फेयर्स सी, जो फायरी चेहरा था, जो ऐसा लगता अभी भी है वो चेहरा, जब वो ऐसा एकदम त्रिपुंड लगाकर और कहीं मंदिर में से धोती पहन के निकल के चलते हुए आ रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है कि अरे कुछ कर देंगे, हिंदुत्व का कोई एक वो चल के आ रहा है मैस्कट, हाँ, कि ये है, इनकी तरफ देखेंगे तो ये कुछ हमारे लिए करेंगे। सर मैं सही बता रहा हूँ, गूज़बम्प्स आ जाते हैं आदमी को जब देखता है उसको कि अरे, लेकिन वो कुछ नहीं करते तो ठंडे हो जाते हैं। फिर आपको ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो सब क्या ये सिर्फ पीआर है? हाँ, क्या ये सिर्फ पीआर है कि इतना बढ़िया म्यूजिक लगाया, इतना बढ़िया बातचीत हो रही है, सब अच्छा दिख रहा है, चल के आ रहे हैं, उनके सारे जो बॉडीगार्ड चल के आ रहे हैं वो भी धोती में, कुर्ते में, बढ़िया पीछे से उनके स्टाइल में चल रहा है, लेकिन क्या धरातल पे हमें कुछ ऐसा होता हुआ दिख रहा है जो हमेशा लगे कि हमें डर की बात नहीं है, हमारे मोदी जी हमारे लिए खड़े। देखिए, ये जो मोदी जी के खिलाफ बातें खड़ी हुई हैं, ये ज़्यादातर खड़ी हुई हैं जब से यूजीसी की गाइडलाइंस आई हैं, है ना। तब से हिंदुओं को और विशेष तौर से जनरल कैटेगरी के लोगों को लगने लगा कि मोदी जी तो उनके खिलाफ हैं, उनके लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। और वैसे हिंदुओं को भी देखा जाए तो उनका भी कहना ये है कि ठीक है, राम मंदिर मान लीजिए बीजेपी ने बनवा भी दिया, वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट का था, सुप्रीम कोर्ट ने तो मस्जिद बनाने को भी कहा था सरयू के उस तरफ, लेकिन वो अब तक नहीं बन पाई। मंदिर बन गया तो मंदिर तो जाहिर सी बात है हिंदुओं ने मिलकर के बनाया है, और सरकार ने, हाँ, सरकार ने संरक्षण दिया, एक तरीके से पैसा सरकार ने नहीं लगाया है। लेकिन इसके अलावा क्या किया, तो कई लोगों को जो उत्सुकता है ये जानने की कि क्या किया, सबसे पहले तो लोगों को ये पता होना चाहिए। मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ सभी लोगों से कि जब हमने धारा 370 में बदलाव किया था, हमने से मेरा मतलब है भारत ने, जब धारा 370 में बदलाव किया था तो उसके बाद दुनिया में सिर्फ 3 देश थे जो थोड़ा बहुत उसके अगेंस्ट बोल पाए थे। उनमें से एक पाकिस्तान था, एक आपका टर्की था, एक आपका मलेशिया था, और थोड़ा बहुत अजरबैजान कुछ कुछ बोल रहा था। इसके अलावा दुनिया का कोई देश नहीं था
जो उस कदम के खिलाफ बोल पाया हो। फर्ज कीजिए उस दिन अगर दुनिया के 50 देश बोल जाते कि भारत ने जो किया ये गलत किया, हम भारत पर सैंक्शंस लगाने की मांग करते हैं, हम भारत पर किसी प्रकार के प्रतिबंध लगाने की मांग करते हैं, तो भारत का न सिर्फ कॉन्फिडेंस गिर जाता बल्कि हो सकता है वो फैसला भी हमें वापस लेना पड़ता। तो कहना का अर्थ ये है कि जब भी भारत की सरकार कोई देश हित में फैसला लेना चाहती है, देश हित में, मैं हिंदुओं पे बाद में आऊँगा, देश हित में फैसला लेना चाहती है, तो उसे सबसे पहले बाहर की चीज़ों को सेट करना होता है कि जिस दिन हम फैसला लें तो बाहर से आवाज़ें ना आए जिससे कि भारत की छवि खराब हो या सैंक्शंस लग करके भारत की इकोनॉमी खराब हो। क्योंकि जिस दिन भारत की इकोनॉमी में जरा सा भी असर पड़ा तो उसके बाद पूरे देश के लोगों पर असर पड़ेगा और सरकार पर भी असर पड़ेगा। हो सकता है सरकार गिर जाए, चाहे लोगों के गुस्से के कारण या समर्थन से बनी हुई है तो समर्थन वापस लेने के कारण। फिर आप इस सरकार से कुछ उम्मीद मत करना। तो राजनीति का मतलब ही ये है कि हमें जो करना है वो हम करेंगे, आज नहीं तो 2 साल बाद करेंगे, 5 साल बाद करेंगे, लेकिन उससे पहले जितने भी हिंड्रेंसेज आने हैं, रुकावटें आनी हैं, पहले उनका इंतजाम कर लें। जैसे बाहर के देश, आज आप इजराइल की बात कर रहे हैं, कई लोगों ने मेरे को एक वीडियो में कमेंट में भी बताया था कि इजराइल के अगेंस्ट भारत कभी कभी वोट कर देता है, या आज इजराइल के अगेंस्ट खड़ा हुआ है वेस्ट बैंक के मामले में, तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि भारत में कई करोड़ मुसलमान रहते हैं, उनको चाहते हुए ना चाहते हुए मोदी जी को खुश करना पड़ेगा क्योंकि वो भारत के नागरिक हैं। हमारे लिए हम उन्हें कुछ भी समझें, हमारी आपसी लड़ाई हो ना हो वो पर्सनल मैटर है, लेकिन दुनिया की नज़र में वो भारतीय हैं और इसीलिए अगर वो नाराज होते हैं और वो किसी तरह का डिस्टर्बेंस करते हैं तो दुनिया में भारत की छवि खराब होगी। तो पहले उन लोगों को खुश करके शांत करो जिससे कि भारत की छवि खराब ना हो। हम जिस तरह से दुनिया में सेटिंग करके चल रहे हैं, सबको साथ लेके चल रहे हैं, सब में भारत की छवि को मजबूत बना के चल रहे हैं, जिससे हमारी इकोनॉमी पे फर्क नहीं पड़ रहा जबकि फायदा हो रहा है, तो पहले उस काम को करेंगे ना। पहले अपने घर की, आपके घर में, हमारे घर में, सबके घर में मान लो 5-7 लोग रहते हैं तो 2-4 लोगों में डिफरेंसेस रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि घर के उन डिफरेंसेस को ले जाके बाजार में गाया जाए। इसका मतलब ये नहीं होता कि जो मन में आए वो करो, चाहे उन लोगों को कुछ भी लगे, कैसा भी लगे। हम फिर भी ये कोशिश करते हैं कि बाहर अड़ोस पड़ोस में ऐसा लगे कि इनके घर में सब ठीक चल रहा है, जिससे किसी को हमारा घर कमजोर ना लगे, क्योंकि हमारा घर कमजोर लगेगा थोड़े पड़ोसी आके टूट पड़ेंगे, फायदा उठाएंगे, और हमारा घर कमजोर होगा तो कल को हो सकता है हमारी इकोनॉमी पर फर्क पड़ जाए। इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा तो भूखे मर जाएंगे, फिर ना हिंदुत्व काम आएगा, ना मुसलमान काम आएगा, ना कुछ काम आएगा। तो एक रियल लीडर, एक वास्तविक लीडर वो है जो आपके घर की या आपके किले की दीवारों को पहले मजबूत करे, फिर ऐसी व्यवस्था करे कि आपकी ब्रेड एंड बटर चलती रहे। चाहे यूक्रेन रूस का युद्ध होता रहे फिर भी आप पे तेल आता रहे, चाहे गल्फ कंट्रीज सऊदी अरेबिया, यूएई या ईरान में कुछ होता रहे फिर भी आप पे तेल आता रहे, चाहे अमेरिका आप पे टैरिफ लगा दे ना लगा दे फिर भी तेल आता आप पे रहे। यानी दुनिया में कहीं भी कोई भी संकट हो जाए आपके यहाँ तेल महंगा ना हो। वो तेल महंगा हो जाएगा तो फिर सब महंगा हो जाएगा। तो पहली व्यवस्था तो ये करनी पड़ेगी कि हमें गल्फ कंट्रीज को खुश करना है, उनको भी ये जताना है कि हमारे यहाँ के मुसलमान सेफ हैं। इसलिए कई बार उनको जताने के लिए हमें इजराइल के खिलाफ भी वोट करना पड़ सकता है, उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ सकता है। और भारत और इजराइल में इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि इजराइल भी समझ रहा है कि हाँ भारत की कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन अल्टीमेट मोटिव क्या है वो सब जानते हैं। एक तो कारण ये है। मैं आपकी बात से कहीं कहीं सहमत भी हूँ। मेरे को ऐसा, मतलब ये मेरा वो नहीं है कि मैं ये समझ नहीं रहा हूँ, आप सही कह रहे हैं, जो आपने पॉइंट बताया वो बिल्कुल वैलिड है कि हाँ हमें इकोनॉमी और ये सब, लेकिन क्या ये सब एट द कॉस्ट ऑफ हिंदू मेजॉरिटी सफरिंग? क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? जब आप नूपुर शर्मा को देखते हैं तो वो भी एक इंटरनल पार्ट है, शी इज द पार्ट ऑफ अ मेजॉरिटी इन इंडिया। क्या हम बाहर सबको खुश करना चाहते हैं एट द कॉस्ट ऑफ द मेजॉरिटी इन इंडिया सफरिंग? क्या ये हमारा वो कि अब उनको किस तरीके से उन्होंने सैंक्शन लगाया है, जो भी उन्होंने उसके ऊपर किया कि उनको बीजेपी से बाहर कर दिया, कुछ टाइम से वो बिल्कुल भी सक्रिय नहीं दिख रही, या जो भी उनके ऊपर चीज़ें हो रही हैं या प्रॉब्लम्स आई, क्या हम गल्फ कंट्रीज को खुश करना चाहते हैं? वो ठीक है, करना भी चाहिए, डिप्लोमेसी ऐसी ही चलेगी, डिप्लोमेटिक रिलेशंस इसी तरीके से बनाए जाएंगे, लेकिन क्या हम अपने आदमी को दुखी करके ये करना चाहते हैं? लेकिन एक नुपुर शर्मा को अगर आप पार्टी से बाहर कर देते हैं और उससे सब कुछ सेट हो जाता है,
ना आपके मुसलमान नाराज होते, ना गल्फ कंट्री से रिश्ते खराब होते, तो वो ज़्यादा अच्छा है। ये एक नूपुर शर्मा को ज़बरदस्ती अपने में रखो और सबको ये जताओ कि देखो ये प्रॉफिट के बारे में कुछ भी बोलती हैं, फिर ये मैं इनको रखे हुए ज़बरदस्ती का पंगा लो, उसमें ज़्यादा फायदा है। कृष्ण भी तो ये कह रहे हैं लार्जर कॉज के बारे में सोचो। अगर 2-4-5 लोगों को साइड करने से, हटाने से, मैं तो कह रहा हूँ कि देश से भी बाहर कर देने से अगर आपके देश का विकास हो सकता है तो वो ज़्यादा अच्छा कदम है। ये शायद सोच रही है सरकार। तो इस वजह से आप कह रहे हो कि नूपुर शर्मा जी को या उस तरीके के जो भी इस समय समीकरण, इस तरीके हाँ, से इस समय हम इतने मजबूत नहीं हैं कि हम सबसे पंगा लेकर के अपनी मनमानी कर लें। हम इतने मजबूत अभी नहीं हैं। अमेरिका है कि वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के लेके आ सकता है, लेकिन हम इतने मजबूत नहीं हैं कि हम 50 देशों को नाराज करके भी अपनी मनमानी कर लें। नहीं कर सकते, हाँ, क्योंकि हमारी या कहें कि हमारी डेमोक्रेसी इतनी मैच्योर नहीं है। हमारे यहाँ पेट्रोल अगर 5 रुपए महंगा हो जाए ना तो हाहाकार मच जाएगा पूरे देश में। लोग ये नहीं सोचेंगे कि इसलिए महंगा हुआ है क्योंकि खाड़ी देशों के साथ रिश्ते खराब हो गए हैं। लोग उस समय हिंदू मुसलमान नहीं देखेंगे, उस समय पेट्रोल देखेंगे, तो गाली देंगे एक ही आदमी। हाँ, अगर मोदी जी आज मान लो नूपुर शर्मा को वापस पार्टी में ले लें, इसकी वजह से हो सकता है गल्फ के 10 देश हमसे चढ़ जाएं, तेल की सप्लाई बंद कर दें, तेल महंगा हो जाए, तो उस समय लोग तेल की महंगाई देखेंगे, ये नहीं देखेंगे कि क्यों हुआ है, नूपुर शर्मा की वजह से हुआ है, हिंदुत्व की वजह से हुआ है। आदमी अंत में ये देखता है। ये तो पहले सरकार इसको सेट कर रही है, जेब पे डेंट नहीं आना चाहिए, बाकी सब देख लेंगे। दूसरा, सरकार ये भी जानती है कि इस समय अमेरिका धीरे धीरे उसका डॉलर डोमिनेंस खो रहा है, यूरोप अमेरिका के रिश्ते खराब हो रहे हैं, यूरोप भी कमजोर हो रहा है, और जितना भी सोना चांदी है वो एशिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो हमारी करेंसी 3-4 साल बाद आप देखोगे बहुत मजबूत होने वाली है। हैरान नहीं होना कि अगर $1 में 20 रुपए आ जाए, आज $1 में 90 रुपए, $1 में 20 रुपए आ जाए तो हैरान मत होना, ये भी हो सकता है क्योंकि डी-डॉलराइजेशन चल रहा है। तो भारत की सरकार हो सकता है इस बात का इंतजार कर रही हो कि अभी 3-4 साल रुकते हैं, पहले अपने आप को इकोनॉमिकली इतना मजबूत कर लेते हैं कि दुनिया के सैंक्शंस लग जाए, हम पे फर्क ना पड़े, उसके बाद अपनी मनमानी करें। कई बार समय का इंतजार करना पड़ता है। और आप एक एग्जाम्पल देखिए, धारा 370 में बदलाव किया तो 2019 के अगस्त में जाके किया, जबकि सरकार तो 14 से 19 तक भी थी। आप जान के हैरान होंगे 2019 में जो काम हुआ है धारा 370 हटाने का, उसकी प्लानिंग 2014 से चल रही थी। जब 2014 में पीडीपी के साथ सरकार बनाई थी बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में, इसका भी विरोध हुआ था बिल्कुल कि महबूबा मुफ्ती के साथ गए हो। बीजेपी का पता था आज महबूबा मुफ्ती के साथ जाओ, धीरे धीरे इनके साथ सरकार चलाते आओ। महबूबा मुफ्ती और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है अब्दुल्ला वाली पार्टी, इन दोनों में इतने डिफरेंस क्रिएट कर दो कि दोनों साथ कभी ना आ पाए। फिर धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी से समझौता तोड़ दो, वो सरकार में रह नहीं पाएगी, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, गवर्नर का रूल लग जाएगा। गवर्नर के रूल लगने के बाद गवर्नर के जरिए फिर धारा 370 हटवा दो, तो उसमें भी 5 साल लगे। पीओ के लेने अभी तक नहीं ले पाए, लेकिन आज ना कर ले लेंगे। राम मंदिर बनवाने में 2014 से 2024 हो गया, 10 साल लगे राम मंदिर बनाने, फैसला आने में 5 साल लगे, 5 से 6 साल। ठीक है, तो ये चीजें ऐसी हैं जो टाइम लेती हैं। हमें बहुत जल्दी हाइपर नहीं हो जाना चाहिए। एक चीज और बताइए, आप जिस तरह से आज सनातन की बात आज कर रहे हैं, आप जिस तरह से हिंदुत्व की बात आज कर रहे हैं, आप क्या 2014 से पहले आपने सनातन के बारे में इतना सुना था? हाँ, शायद लोग उस तरीके से बात खुल के नहीं करते थे, शायद लोग उस तरीके से इसमें प्राइड नहीं लेते थे, शायद उस तरीके से लोग उस तरफ इतना झुकाव नहीं दिखाना चाहते थे, रखते थे अंदर घर में, लेकिन बाहर नहीं दिखाना, कॉन्फिडेंस नहीं था उस चीज को लेकर। जब योगी जी नए आए थे 2017 में, तो कहते थे अरे भगवाद आ रही है, ये क्या चलाएगा देश प्रदेश को, अरे इसको क्या पता इकोनॉमिक्स क्या होती है। आज देखो राम मंदिर की टेम्पल इकोनॉमिक्स 1 साल में 10,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। राम मंदिर और उसके आसपास का इकोनॉमिक मॉडल। 2021 से पहले पूरे अयोध्या में केवल 500 ई रिक्शा थे, आज 17,000 से ज्यादा है। 2024 से पहले पूरे अयोध्या में 200 रेस्टोरेंट थे, आज 2,000 हैं। 2021 से पहले बता रहा हूं, पूरे अयोध्या में टोटल होटल्स के कमरे 3500 थे, आज 5,000 हैं। और IIM लखनऊ के आंकड़े हैं, उसने स्टडी करी है, और IIM लखनऊ का कहना यह है कि 2031 तक लगभग 12,500 होटल के कमरे बनाने पड़ेंगे, वरना अयोध्या में हम यात्रियों को एकोमोडेट नहीं कर पाएंगे। जितने भी आसपास की स्टॉल्स हैं, वहां से पिछले 1.5-2 साल में 400 करोड़ का GST भरा जा चुका है अयोध्या से।
पहले अयोध्या में 62 कॉलेज थे, स्कूल सॉरी, अब 65 हो गए हैं। पहले 20 अस्पताल थे राम मंदिर से पहले, अब 30 हो गए हैं। तो क्या ये टेम्पल इकोनॉमिक्स का मॉडल नहीं है? तो फिर मेरा सवाल सही है फिर, मतलब जी कि क्या मोहन भागवत जी या बाकी लोगों को अब योगी जी का रुख करना पड़ेगा? इसमें एक और चीज, इससे पहले मैं एक और चीज मोदी जी से ही रिलेटेड पूछना चाहता हूँ कि हम पहले भी जो डिस्कस भी कर रहे थे कि इमैनुअल मैक्रोन आया, उसके साथ जो इन्होंने जिस तरीके के लोगों को मिलवाया या जिस तरीके की फेटर्निटी को, फिल्म फेटर्निटी को भेजा गया वहां पर उससे मिलने के लिए, क्या ये इससे क्या हम वो करना चाह रहे थे, मतलब क्या अचीव करना चाह रहे थे? देखिए, कुछ लोगों को गलतफहमी है। इमैनुअल मैक्रोन से जो सेलिब्रिटीज मिलने गए थे, इसमें आपकी जोया अख्तर थी, बिल्कुल, जो एंटी मोदी है, ऋचा चड्ढा थी, जो महा एंटी मोदी है, बिल्कुल। इसमें आपका जो जावेद अख्तर की जो वाइफ है, क्या नाम है, शबाना आजमी, वो थी जो एंटी मोदी है। अनिल कपूर को भी देखें तो इनकी जो बेटी है वो एंटी मोदी है। ये सर भी थे आजकल। अब मनोज वाजपेयी, कौन सी पंडित है वो, घूसखोर पंडित। चलिए, मैं इनको और अनिल कपूर जी को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, लेकिन बाकी लोगों को आप लेफ्टिस्ट मान सकते हैं। आप कहेंगे कि ये सब तो साहब मोदी जी ने भेजे थे, तो पहली बात है कि मोदी जी के कहने पर ये लोग नहीं गए हैं और न ही भारत सरकार ने इनको बुलाया था। इनको बुलाने के लिए चुना था फ्रांस की सरकार ने, और फ्रांस की सरकार कम्युनिज्म के लिए, साम्यवाद के लिए, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के लिए, या कहें कि वामपंथ के लिए, मार्क्सवादी सोच के लिए जानी जाती है। कार्ल मार्क्स का जन्म भले ही यहाँ ना हुआ हो, लेकिन उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को मुख्यतः फ्रांस से ही फैलाया था। तो यहाँ के लोग वो कल्चर में बहुत मानते हैं, तो उन्होंने जानबूझ करके ऐसे आर्टिस्ट को बुलाया जो वो किस्म को बढ़ावा देते हैं। इस टाइप कल्चर ने इनको बर्बाद भी काफी किया है, वो इनका एडक है, बट इनको बुलाया, लोगों को लगता है मोदी जी ने भेजा, पहला पॉइंट। दूसरा, चलिए आरएसएस में सलमान खान गए, तो आरएसएस का जब भी इस तरह का कार्यक्रम होता है वो ओपन टू ऑल होता है, कोई भी जा सकता है। वह सलमान खान, रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, कई लोग गए थे। वो सब इसलिए गए थे ये दिखाने के लिए कि हम देखो बड़े सेकुलर टाइप के हो गए, हिंदुत्ववादी सोच में मानने लगे हैं, नेशनलिस्ट हो गए, क्योंकि सबकी फिल्म आ रही है। तो उसमें भी आरएसएस ने उनको नहीं बुलाया था। फिर एक सवाल आता है कि हो सकता है गांधी जी के ऊपर मोदी जी ने कार्यक्रम किया था 3 साल पहले, वहाँ शाहरुख खान, आमिर खान, इन सबको बुलाया था, फिर उन खान को क्यों बुलाया? तो उस पर मैं आता हूँ कि मोदी जी को इन सभी को इसलिए बुलाना पड़ता है क्योंकि आप समाज के उस तबके से कट के नहीं रह सकते जो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रखता हो। मोदी जी शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इन सब से बिगाड़ के चलें और सोचें कि सब कुछ स्मूथ चलेगा, वो पॉसिबल नहीं है। ये अपना एजेंडा चलाते रहेंगे, फिर मोदी या तो इनके एजेंडा को दबाने के लिए कदम उठाते रहें, और या फिर इनको बुला के एक आध बार इनसे मिला के इनको इतना खुश कर दो कि वो शांत पड़ जाएं। तो राजनीति ये कहती है कि इनको एक बार मिल लोगे ये भी खुश हो जाएंगे, इन्हें भी अगली बार लगेगा यार कि हम प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बोलते हैं, यार वो तो हमसे मिलता है, ये तो हमसे मिलता है यार, तो थोड़ा ठंडा पड़ जाए। तो कई बार विरोधियों को शांत करने के लिए पॉलिटिक्स करनी पड़ती है, इसी को पॉलिटिक्स कहते हैं। जहां काम सुई से हो सकता है वहां तलवार से किया जाए जरूरी नहीं है। करेक्ट बात है। और आप किस किस से लड़ोगे? नहीं, ठीक बात है, हम चाहते भी नहीं कि सबसे लड़ा जाए। न जाने बॉलीवुड में कितने ऐसे हैं, न जाने मीडिया में कितने ऐसे हैं, न जाने यूट्यूबर कितने ऐसे हैं, किस किस से लड़ने जाओगे, किस किस को शांत करोगे? जितना शांत करने जाओगे उतनी आवाज गूंजेगी। इसलिए यार किसी से मिल लो, किसी को इग्नोर कर दो, और किसी को बिल्कुल प्रमोट मत करो, किसी को धीरे से दबा दो, ऐसे करके पॉलिटिक्स चलती है। तो ये एक पॉइंट है जो मुझे लगता है। और आपने मोहन भागवत जी के बारे में कहा, हाँ ये इम्पोर्टेंट, इनके बारे में आपका क्या कहना था? कि वही कि मोहन भागवत जी क्या आरएसएस और मोहन भागवत जी सर संचालक हैं, क्या वो योगी जी की तरफ रुख कर रहे हैं? देखिए, एक रिकॉर्ड ये कहता है कि पिछले, क्योंकि वो भी मिले भी हैं हाल फिलहाल में, आज बातचीत हुई उनकी, पिछले 12 साल में मोदी जी सरकार में रहे, 11-12 साल में मोहन भागवत और मोदी जी की मुलाकात हुई है 2। 2015 में मोदी जी इनसे मिलने आए थे, और जब 100 साल हुए थे पिछले साल, तब ये मोदी जी से मिलने गए थे। मोदी जी से 2 मुलाकातें हुई हैं। और आप जान के हैरान होंगे कि पिछले 4 साल में योगी जी से मोहन भागवत की 6 मुलाकात हो चुकी है, इंक्लूडिंग आज की। मोहन भागवत ने भी कुछ समय पहले बयान दिया था
कि योगी जी के खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं या कोई अगर योगी जी के खिलाफ जाना चाहता है तो वो समझ ले कि वो योगी जी के खिलाफ नहीं, आरएसएस के खिलाफ जा रहा है। अच्छा, इतनी बड़ी बात, डायरेक्ट अटैक। जी हाँ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी जी के ये खिलाफ हो गए हैं। फिर यहां पर वही आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आ जाता है। देखिए, कई लोगों को इस वीडियो में ये लगेगा कि मैं मोदी जी का बचाव कर रहा हूं, बल्कि ऐसा नहीं है। मैं इस वीडियो के माध्यम से हम जो चर्चा कर रहे हैं, मैं जो तर्क दे रहा हूं विशेष तौर से, आपको तो लोग पसंद कर रहे होंगे, मुझे गाली दे रहे होंगे बट नहीं, वो बराबर होगा। मैं जो कहना चाह रहा हूं लोगों से वो ये है कि हमें थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ सोचना चाहिए। हमें उतावला नहीं हो जाना चाहिए कि अरे साहब हमारे हिंदुत्व के लिए क्या किया। टाइम आने दो यार, हम कोई अमेरिका नहीं है कि एक रात में सब कर दें। ट्रंप भी नहीं कर पा रहा है, वो चाह करके ग्रीनलैंड भी नहीं ले पा रहा है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। ट्रंप सुबह कुछ कहता है, शाम को उसे कुछ और कहना पड़ जाता है। सोचिए, आप पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में पीट रहे हैं। अभी कल बयान आया है, दुनिया के एरियल एक्सपर्ट हैं जो दुनिया की एयरफोर्स पर अध्ययन करते हैं, किताबें लिखते हैं, उनके संपर्क हैं दुनिया में। उनका नाम है टॉम, कुछ ऐसे करके नाम है, मैं नाम भूल रहा हूँ। टॉम कुक, हम नाम डाल देंगे। हाँ, जो भी है। तो उन्होंने ये बयान दिया है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से परास्त कर दिया था। और न सिर्फ परास्त, भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अटैक किया था, किराना हिल्स पर अटैक किया था। उन्होंने विद प्रूफ बताया है कि देखिए भारत ने इस तरह से यहाँ अटैक किया था, इसके ये प्रूफ है। साथ में इन्होंने ये भी हैरानी जताई कि भारत की एयरफोर्स ने जब अटैक किया था तो भारत की एयरफोर्स इस बात को कबूल क्यों नहीं कर रही, क्योंकि डिप्लोमेटिक संबंधों के कारण। हम अगर कबूल कर देंगे तो फिर पाकिस्तान को भी वहां से कुछ बोलना पड़ेगा। तो लड़ाई बढ़े ना, इसके लिए कई बार शांत होकर के बस सामने वाले को जता दिया ना कि तुम क्या कर सकते हो। हाँ। बस उसको भी जता दिया, अमेरिका को भी पता चल गया, दुनिया के एक्सपर्ट्स को भी पता चल गया, यूरोप को भी पता चल गया, सबको पता है, लेकिन गाएगा कोई नहीं, क्योंकि उससे फिर सबके ईगो के चक्कर में लड़ाई बढ़ेगी। करेक्ट। तो आज का भारत जब पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों पे हमला कर सकता है, आज का भारत जो 370 हटा सकता है, आज का भारत जो सीए ला सकता है, हिंदुओं को नागरिकता दे सकता है, आज का भारत जो एसआईआर करा के घुसपैठियों को बाहर करने की ताकत रखता है, आज का भारत जो एनआरसी कराने की बात कर रहा है, आज का भारत जो ये कह रहा है कि हम पीओके भी लेंगे। आप बताओ, आपको पीओके वापस लेने की उम्मीद किससे है, किस नेता से है? मोदी जी से। क्यों है? यही कमाया 11 साल में। करेक्ट, सही बात। आपको ये उम्मीद है कि वो नेता आपके देश का क्षेत्रफल बढ़ाएगा, लेकिन उनसे उम्मीद है इसलिए तो उनसे, बट आप बेसब्र हैं। हाँ, वो हमारी तो वो हमारे, आपसे मेरा मतलब हम सब बेसब्र हैं। बेसब्र तो वो हमारी कमी है। वही चीज अगर इतना ही, मैं बोल तो रहा हूं, चीजें इतनी आसान होती हैं अगर, तो रशिया 2 दिन में ही यूक्रेन को कब्जा लेता। चीजें इतनी आसान होती तो यूएसए अब तक ग्रीनलैंड को कब्जा लेता। अभी तक ईरान में तख्ता पलट नहीं करा पाया यूएसए। चीजें इतनी आसान नहीं होती। जियो पॉलिटिक्स में बहुत सारे समीकरण। अच्छा, मोदी जी जो आप पहले थे गुजरात में बोल रहे थे, आप पहले टफ थे, अब सॉफ्ट हो गए भाई। आज उन्हें इंटरनेशनली चीजें देखनी पड़ती हैं। आज मोदी जी अगर मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोल देंगे ना, तो हमारे देश के मुसलमानों पर ही असर नहीं पड़ेगा, दुनिया के 57 मुसलमान मुल्कों पर असर पड़ जाएगा। आईओसी आ जाएगा उठ के। इतना दबाव अमेरिका पे पड़ जाएगा कि अमेरिका हम पे सैंक्शंस लगा देगा, और उसके चलते हमारी इकोनॉमी कितनी डूबेगी, क्योंकि सब जुड़े हुए हैं। इसलिए हम अफोर्ड नहीं कर सकते किसी से पंगा लेना। अब कुछ लोगों को लगता है कि मोहन भागवत ने ऐसा बयान क्यों दिया कि भारत के मुसलमानों को भी एक दिन घर वापसी करनी पड़ेगी, सब यहीं के हैं। साथ ही मोहन भागवत ने यह भी कहा भी कुछ दिन पहले कि हमें मुसलमानों को अपना ही मानना पड़ेगा। अगर हम उन्हें अपना मान रहे हैं तभी हम हिंदू हैं। असली हिंदू वही है जो मुसलमानों को भी यहीं का मानेगा। यही तो हिंदू की फिलॉसफी है। हिंदू ये सोच रहा है कि 11 साल में मोदी जी कुछ ऐसा कर दें कि हम रातों रात अन्य धर्मों के लोगों को यहां से भगा दें। कुछ लोगों की ऐसी सोच हो सकती है ना? यह हिंदू इतना उग्र है कि वो चाहता है कि मैं बिल्कुल सड़क पर उतर जाऊं, सारी गुस्सा निकाल दूं। अगर हिंदू को ये राइट मिल गया या वो ऐसा करने लगा तो इस दिन हिंदू हिंदू नहीं रहेगा। फिर उसमें और अन्य धर्म में क्या अंतर रह जाएगा? हिंदू का असली अर्थ ही यही है कि उसके अंदर एक्सेप्टेंस है। हमें आपका विचार भी स्वीकार्य है, आपका भी स्वीकार्य है, आपका भी स्वीकार्य है। यही हिंदुत्व है।
और हमें ये भी मुसलमानों को जताना है कि तुम लोग कोई बाहर से नहीं आए थे, नहीं, तुम बिल्कुल। पहले हिंदू ही थे, तुम्हारे पूर्वज जो किसी दबाव में कन्वर्ट हो गए थे। उस चीज को रियलाइज करो और हो सके तो अपने धर्म को या Acceptance अपनी लाओ। संस्कृति को अपनाओ। Acceptance। इंडोनेशिया को देखो, हाँ, सबसे बड़ा मुसलमान देश है, लेकिन बिल्कुल। वहां भी रामायण आज भी प्ले की जाती है। बिल्कुल, आज भी वहां पर रामायण के पात्रों पर नाम रखे जाते हैं। बिल्कुल। आज भी कुछ उनके समय एयरलाइन पहले का नाम गरुड़ है। बताइए, हाँ, उनकी कुछ समय पहले तक करेंसी पे गणेश जी की फोटो हुआ बिल्कुल करती थी। बिल्कुल बिल्कुल हुआ करती तो ये यहाँ के मुसलमान क्यों नहीं कर सकते? तो हमें पहली बात तो यहाँ के मुसलमानों को ये समझाना है, दूसरा उनको इतिहास बताना है, और तीसरा उन्हें एक्सेप्ट करना है। मारने काटने के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि हम भी वही सोचेंगे तो फिर हमें और जो कट्टर लोग होते हैं उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। और मान लो हम दबा धमका के उन्हें कन्वर्ट कर दें, दबा धमका के उन्हें भगा दें, दबा धमका के पूरा हिंदुत्व का देश बना दें, तो फिर हम में और चाइना में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी क्या करती है? सबको दबा के रखती है कि हम जो कह रहे हैं वो मानो, हम जो कह रहे हैं वो मानो। तो जब भी आप ऐसे जबरदस्ती थोपोगे ना, तो एक ना एक दिन देश टूटेगा आपका। इसलिए बोला जाता है कि चाइना आने वाले समय में टूट जाएगा कई पार्ट्स में। जबकि भारत की जो असली पहचान है वो इस बात में है कि भारत को अनंत काल से है और अनंत काल तक बने रहना है। तो बने रहने में भारत को वैल्यूज लेके चलना पड़ेगा, और वैल्यूज क्या है? सनातन वैल्यूज। और सनातन का जो प्रमुख वैल्यू है वो है एक्सेप्टेंस, कि हमें आप स्वीकार रहे हैं, बिल्कुल, चाहे हम किसी भी स्थिति में भी हैं, लेकिन आप स्वीकार रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम तुम्हारी तलवारों को सहेंगे। स्वीकार रहे, आप रहिए, तरीके से रहिए, कानून का पालन कीजिए, लेकिन आप ये सोचें कि आप हमारी बहन बेटियों को छेड़ेंगे और हम स्वीकार्यता के नाम पे हाथ जोड़ेंगे, तो ये नहीं। स्वीकार्य का मतलब कृष्ण वाला स्वीकार्य, कि अगर आप नहीं मानोगे तो फिर मैं महाभारत भी करवा दूंगा। तो मोहन भागवत ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, वो वैल्यूज को नहीं जाने दे रहे हैं, और तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। अगर हमने वैल्यूज खो करके, मान लो आज जबरदस्ती हम सबको करवा लें जो हम करना चाहते हैं, जबरदस्ती कर लें, हो गया, पर उसमें हम अपनी वैल्यूज खो देंगे, और आज नहीं तो 50 साल बाद से देश टूट जाएगा। तो हमें देश भी बचाना है, इकोनॉमी भी बचानी है, इंटरनेशनली अपने आप को स्ट्रांग भी करना है, और अपने यहाँ के जो दिमाग खराब हो गए जिन लोगों के, उनके दिमाग को भी ठीक करना है। जब इन सब पॉलिसी के साथ आप आगे चलते हो तो यही तो हिंदुत्व है। अब मान लीजिए कुछ लोग कहते हैं यूजीसी की गाइडलाइंस के बारे में बोलिए। यूजीसी, मान लो मोदी जी ने आज तक 100 फैसले लिए, और मान लो उनकी नाक के नीचे एक गलत फैसला हो गया, तो क्या इस गलत फैसले के चक्कर में उस आदमी के 99 फैसलों को आप भूल जाओगे? नहीं भूलना चाहिए। और चलो आप मोदी से नाराज हो गए, हटा दो मोदी को, चलो हटा दो, किसको लेके आओगे फिर? किससे उम्मीद है आपको? आप पृथ्वीराज चौहान से गुस्सा हो जाओ तो मोहम्मद गौरी को थोड़ी ना अपना बस वो बनाओगे। ठीक है, हमें मोदी से शिकायत है, हमें भी है। ये क्या कानून आया था, हमने विरोध किया वीडियो बना करके, लेकिन कानून, ये मोहन भागवत जी भी कह रहे हैं कानून है, गलती हुई होगी दोबारा आ जाएगा, उसमें क्या है। बट मेरा मानना है यूजीसी ही खत्म कर देंगे मोदी जी। ये आपने बड़ा देख लेना, ये इसकी शुरुआत है, ये इसकी शुरुआत है। अगर इस तरीके का कुछ काम होता है तो अच्छा है। और रही बात योगी जी की, योगी जी फायरब्रांड नेता हैं। पहले देश गड्ढे में था, याद कीजिए 2014 से पहले डेली घोटालों की खबरें आती थी। बिल्कुल, मुसलमानों की जो वक्फ बोर्ड है पूरे देश में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड पे थी। बिल्कुल, मुसलमान आपके ऊपर चढ़ के खेलता था। बिल्कुल खेलता। ठीक है, आज सब कानून के दायरे में। मैं ये नहीं कह रहा मुसलमान को दबा दो, नहीं, कानून के दायरे, सब कानून के दायरे में, मुसलमान हो चाहे हिंदू, सभी। पहले सारी पार्टीज मुसलमानों को अपीस करती थी, हमें तिलक लगाने में शर्म आती थी, हम अपनी संस्कृति के बारे में शर्माते थे, हमें अपने इतिहास के बारे में पता नहीं था। आज हम बहुत आगे आए, कई चीजों को साधा, इंटरनेशनली मजबूत किया, इकोनॉमी ठीक करी, इन्वेस्टमेंट लेकर के आए, तो मोदी जी यहाँ तक लेकर के गए हैं। मोदी जी जब छोड़ेंगे ना कुर्सी तो इतने आगे ले जाएंगे कि उसके बाद योगी जी से कह देंगे कि आपको जैसे करना है वैसे कर लो, अब तो चल ही जाएगा, बस ऑटो पायलट पे छोड़ के जाएंगे। तो योगी जी उसके लिए तैयार हो रहे हैं। और योगी जी के पीछे आरएसएस इसलिए खड़ी हुई है क्योंकि योगी जी एक पॉलिटिशियन नहीं है। अब उनको देख के लगता नहीं कि पॉलिटिक्स उनको आती है, ऐसा लगता है कोई ये पुलिस वाले टाइप के हैं कि ऐसा किया उड़ा दो, खत्म करो, गोल गोल बात करना नहीं जानते। इनको संगठन की आवश्यकता है। और आरएसएस हमेशा आगे आने वाले नेताओं को तैयार करती है। आरएसएस जान रही है कि मोदी जी अगले मैक्सिमम 5, 6, 7 साल और है बस, उसके बाद ही तो नेता लाना है, तो किसे तैयार करें। एक जमाना था जब आरएसएस ने मोदी जी को तैयार किया था, बिल्कुल, जब जरूरत थी तो मोदी जी को तैयार किया, उसकी उनके पीछे लगी हुई थी। आज मोदी जी अपने इतने आ गए हैं कि आरएसएस के बिना भी अपनी इमेज बनाए रखे हैं,
अब वो अगले लीडर को तैयार कर रही है। जो योगी जिस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे फिर वो अगले लीडर को पकड़ेगी। तो ये तो आरएसएस का अपना कार्य करने का तरीका है। हाँ, वो बात भी अलग है कि बीजेपी में कुछ लोगों को अहंकार हो जाता है। हाँ, जैसे जेपी नड्डा जी कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। हाँ। तो देख लो 2024 में आप 32 सीटों से रह गए, वरना पूर्ण बहुमत आ जाता है। तो ऐसी भी गलती हो जाती है। बिल्कुल। तो अहंकार भी शक्ति के साथ आता है। उनको बीजेपी वालों को आ गया था, 2024 में झटका लग गया और फिर वापस आ गए। फिर वापस आ गए कि साहब हम तो नहीं, गलती हो गई उनसे, साथ मिलके चलेंगे तभी मुकाम होगा। तो 11 साल में आप सोचो कितना बड़ा परिवर्तन आया है। पहले हम 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे, आज चौथे नंबर की है, तीसरे पे आने वाले हैं। पहले हमारे यहाँ बिजली नहीं आती थी यार, 15-16 घंटे आती थी, मुझे पता है आगरा में, आज 24 घंटे आ रही है। पहले हमें एक्सप्रेस वे देखने को नहीं मिलते थे, आज देखने को मिल रहे हैं। इंटरनेट तमाम तरह के हमारे यहाँ आ चुके हैं। पहले भारत का कोई आदमी बाहर जाता था तो उसको बुरी नज़रों से देखते थे, आज देखिए आप, आज हम दुनिया की सबसे बड़ी AI समिट करा रहे हैं, है ना। तो यार ये डेवलपमेंट है। आज हम अमेरिका से भी बना रहे हैं, रशिया से भी बना रहे हैं, दुनिया में हमारी बात सुनी जा रही है। तो 11 साल में आप नहीं कर सकते। और हम और आप अपने घर के 4 लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। अगला आदमी 140 करोड़ लोगों को सेटिस्फाई कहाँ से कर लेगा? 140 को प्लस वो बाहर की जो पूरी जनता है वो भी करनी उसको है। भी तो साथ में लेके चलना ही पड़ेगा। कहाँ तक करेगा यार? उससे भी गलती हो सकती है। तो जिससे आपको उम्मीद है उसे इतना तो स्कोप दो कि 4 गलती भी वो करे और आप उसे रियलाइज करा के फिर माफ करने की भी ताकत रखो। प्यार भी अपने से होता है, गुस्सा भी अपने पे ही आता है। तो वही बात है हमारी। तो मैं आपसे इस वीडियो में रिकॉर्ड है, मैं रिकॉर्ड पड़ा है वीडियो, दर्शक देख रहे हैं, मेरी बात खराब हो जाए तो सब कहना, 2029 में जब चुनाव होंगे उससे पहले आप यहीं खड़े होकर के बोलोगे कि यार मोदी जी को माने गए। मैं तो चाहता हूं कि मैं ऐसा बोलूं। आप कहोगे। मैं चाहता हूं कि मैं ऐसा बोलूं। मुझे उस व्यक्ति पे आज भी भरोसा है। बिल्कुल ठीक है, आप जो आपके पॉइंट है वो हमें, और मुझे पूरा भरोसा है कि 2029 से पहले हम पीओके भी ले लेंगे। वाह, ये तो फिर और भी बढ़िया बात हो जाएगी। ये हो गया तो फिर गेम अलग ही है। फिर तो क्षेत्रफल बढ़ना चाहिए, लोग नहीं, वो वाले पब्लिक नहीं आनी चाहिए, तो क्षेत्रफल बढ़ना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। हाँ, ये हमारी थोड़ी सी मांग है। आपकी पहुंचा सको तो पहुंचाना मोदी जी तक, जैसे भी पहुंच जाए, लेकिन क्षेत्रफल बढ़ा दें, आज पब्लिक ना लाए वहां से यहाँ। तो इसको फिर यहाँ पर वो किया जाए, विराम दिया जाए। दे दीजिए विराम। बट मैं तो यही कहूँगा कि अपने नेता पर भरोसा रखें, देश पर भरोसा रखें। हम अभी मैच्योर डेमोक्रेसी नहीं हैं, हम बड़े इमोशनल लोग हैं, जल्दी बिखर जाते हैं और बड़ी जल्दी भूलते भी हैं। आज मान लो हमारा नेता हिंदुत्व को ध्यान में रख के कुछ आर पार की बात कर भी देना, तो उससे अगर महंगाई बढ़ गई तो फिर लोग हिंदुत्व भूल जाएंगे, महंगाई पे आ जाएंगे और नेता को गिरा देंगे। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ ऐसे ही हुआ था 2004 में। तो नेता को सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, उस पर भरोसा रखें। और अगर आपको लगता है कि उससे अच्छा नेता आपके पास है तो उसे वोट दे के आए। और अगर आपको लगता है तो हमें भी पता है, हम भी दे के आएंगे। सही बात है। हमें तो अपना देश बचाना है, नेता से क्या मतलब, हमारा कोई रिश्तेदार थोड़ी लगता है, हमें देश बचाना है। क्यों जी? बिल्कुल। तो आप अगर ये चर्चा पसंद आई हो तो इस चैनल, सर जी का चैनल है, लेकिन बातचीत मैंने ऐसे करी है जैसे मेरा ही चैनल है। ये मेरा नहीं है, ये हमारा, ये आपका वो है। मेरा मतलब मेहनत सब ये करते हैं, इनके से मेरा मतलब है, मैं तो सर वीडियो में बोल के चला जाऊंगा, बाकी एडिटिंग, अपलोड, सारी चीज़ें सब इन्हीं के ऊपर है। बहुत बड़ा मिशन लेके चले हैं सनातन के लिए, तो इनके चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। ये कई सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, धीरे धीरे आपके सामने सारी चीज़ें दिखाएंगे, व्लॉग बना के भी दिखाएंगे, कैसे NGO चला रहे हैं, कैसे लोगों के लिए खाने की सप्लाई कर रहे हैं, कैसे टेम्पल इकोनॉमिक्स पे काम कर रहे हैं, बहुत अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तो इन्होंने YouTube चैनल स्टार्ट किया जिससे कि लोगों को चर्चा के साथ जोड़ा जाए। तो इस चैनल को जितना आप बढ़ा सकें बढ़ाइए, मेरे से जितना हो सकेगा मैं भी करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।